Radhe, Radhe Radhe. Myself Sheetal Bhati. So today we are talking about, or today we are discussing about the important disease of respiratory system, जिसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले तो pulmonary tuberculosis. So what is pulmonary tuberculosis? So pulmonary related to the lungs. जो भी अपना जो pulmonary है वो किससे related है, lungs से related. And tuberculosis का मतलब क्या होता है, एक Latin word है जो कि tubercles प्लस ओसिस इससे डिराइव हुआ है. ट्यूबरकल विच इज मीन्स ग्रैन्यूल्स या फिर कलेक्शंस ऑफ या फिर राउंड नोड्यूल्स, और ओसिस विच इज मीन्स कंडीशंस. तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर लंग्स के अंदर क्या होता है, राउंड नोड्यूल्स बन जाती है, नोड्स बन जाती है, सेल्स का कलेक्शन हो जाता है, उससे अपन कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. इट इज़ अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़. ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब कि लंबे समय से होने वाली डिजीज़ है, जो कि मेनली कॉमनली प्रेजेंट है क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज़ में. जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज दैट प्राइमरी इफेक्ट्स द लंग्स पैरेंकाइमा दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्यूबरकल्स एंड ग्रेनुलोमास. मतलब कि इन्फेक्शियस डिजीज है जो प्राइमरी एक्ट करेगी लंग्स के पैरेंकाइमा पे, और जो कि ट्यूबरकल्स और ग्रेनुलोमास जो होती है उनसे क्या होती है, कैरेक्टराइज होती है. ये क्या होती है, ये सिंपल एक ऑर्गन का लिमिट नहीं रहती. इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द मेलेंजे विच इज मीन ब्रेन, किडनी, बोन्स एंड लिम्फ नोड्स, यहाँ तक ये ट्रांसमिट कर सकती है. फिर नेक्स्ट आता है कि जो इसका प्राइमरी इन्फेक्शियस और कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है. तो अपन सभी को पता है कि टीबी को कौन कॉज करता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और जो कि एक एसिड एरोबिक रॉड है जो कि सेंसिटिव टू हीट एंड यूवी रेट्स. और इसके अदर कॉजेटिव एजेंट्स भी है, मायोबैक्टीरियम बोविस एंड मायोबैक्टीरियम एवियम. फिर नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं. इसकी अपने एक वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ट्यूबरकल्स एंड ग्रेनुलोमास होता है. ग्रेनुलोमास क्या होता है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ सेल्स जो रेस्पॉन्स करते हैं इन्फेक्शियस प्रोसेस को. अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशंस. क्लासिफिकेशन में 5 क्लासेस होती है, जिसके अंदर सबसे पहले क्लास 0. अब 0 मीन्स मतलब कि कोई एक्सपोजर नहीं हो और देयर इज़ अ नो इन्फेक्शन. फिर आता है केस फर्स्ट में क्या हुआ कि एक्सपोजर हुआ बट कोई भी इन्फेक्शन का चांस नहीं है. फिर नेक्स्ट आता है कि लेटेंट इन्फेक्शन, मतलब छुपा हुआ है इन्फेक्शन हुआ है बट कोई डिजीज़ अभी अकर नहीं हुई है. फिर थर्ड में होता है कि जो डिजीज़ है वो क्लिनिकली एक्टिव है. फोर्थ में डिजीज़ है जो क्लिनिकली एक्टिव नहीं है, और देन फिफ्थ है सस्पेक्टेड बट डायग्नोसिस पेंडिंग है. फिर नेक्स्ट देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी. इसकी एज सच ईटियोलॉजी तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, बट जो रिस्क फैक्टर्स है जिनको अपन ईटियोलॉजी में लाते हैं, जैसे कि क्लोज कॉन्टैक्ट हो, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है. फिर आता है लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स में होता है. सब्सटेंस एब्यूज जैसे सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड रहता है ये. इनएडवेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम हो, इमिग्रेशन हो या ओवर क्राउडिंग हो तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ सभी पे कहाँ चांस होगा ड्रॉपलेट या ट्रांसमिशन या कम्युनिकेबल डिजीज़ का. फिर नेक्स्ट आता है कि इसमें मेन जो होता है रिस्क फैक्टर्स होते हैं माल न्यूट्रिशन एंड इम्पेंट एंड अंडर जो एज हो 5 ईयर्स की. फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. जो अर्ली स्टेज में क्या होता है कि अब ये एक इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि पेशेंट को फीवर तो होगा ही होगा. क्या होगा, फीवर. तो इसके अंदर लो ग्रेड फीवर प्रेजेंट रहेगा पेशेंट के अंदर. फिर नेक्स्ट इन्फेक्शन के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फटीग हुआ, मलेरिया हो गया. उसके बाद में ये डिजीज़ किसकी, लंग्स की है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है, तो उससे रिलेटेड जो भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कि कफ हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, हिमोस्टेसिस हो गया, और चेस्ट पेन हो गया जो डल और टाइट रहेगा. फिर नेक्स्ट आता है एक्टिव फेस में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसके अंदर हाई फीवर, चिल्स, प्लूराइटिक पेन, कफ, म्यूकोप्लूरेंट स्पूटम्स एंड चेस्ट टाइटनेस, पेन और डिप्सनिया रहेगा. फिर नेक्स्ट आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी. अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो पॉजिटिव एजेंट है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरबैसिलाई ने क्या क्या इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई एल्वोलाई के अंदर. इन्फ्लेमेशन हुई. नेक्स्ट क्या हुआ, जो टीबी स्पेशल लिम्फोसाइट अपनी बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हुआ, जिसने क्या किया, फॉरेन बॉडी को मारने के लिए लिम्फोसाइट को भेजा. अब उसने बैसिलाई को तो मारा, बट साथ में उसने लंग्स के जो नॉर्मल टिश्यू उसको भी इफेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सुडेट बन गया. एक्सुडेट जो कि क्या हुआ, एल्वोलाई के अंदर जमा हो गया. एल्वोलाई में जमा होने के बाद में ये 2 तरीके से
बटा। सबसे पहले एक फाइब्रस टिश्यू बनाया मांस में जो कैल्सीफाइड हुआ, और कैल्सीफाइड हुआ तो उसके अंदर क्या बनाया इसने, भ्रूण ट्यूबरकल्स। भ्रूण ट्यूबरकल अपन पैथोलॉजी में भी देखते हैं, इसके भी क्वेश्चन आता है अलग से। और फिर आता है लिक्विफिकेशन हो जाएगा जो कफ के थ्रू निकल जाएगा, और फिर होता है ब्रोंकोनिमोनिया। ये 2 चीज़ें हो जाती है, इसकी पैथोलॉजी यहाँ ख़त्म। फिर नेक्स्ट आती है इसके कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशन है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड है तो रेस्पिरेटरी फेलियर, न्यूमोनिया एंड देन न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। फिर आता है डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में सबसे पहले अपन हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है स्पूटम कल्चर, क्योंकि रेस्पिरेटरी की लंग्स की डिजीज़ है तो अपन क्या करें, स्पूटम कल्चर करेंगे और कौन से एसिड बैसिलाई उसको देखेंगे प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर झील नील्सन स्टेनिंग करेंगे, जो ब्लू डाई अपन यूज़ करते हैं, इसका प्रोसीजर है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, स्मॉल पैची लीजन्स बनेंगे लंग्स में, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म हुए तो वहाँ पे इंजरी हुई है लंग्स को, तो वो छोटे छोटे लीजन्स अपन को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कि जो CT MRI करेंगे जिसमें लंग्स के डैमेज की डिग्री देखेंगे। फिर अपन एक स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं टीबी के लिए, मॉन्टेस टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं अपन, मॉन्टेस टेस्ट, जो स्पेशली टीबी के लिए ही यूज़ किया जाता है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ट्यूबरकल बैसिलाई को लेते हैं और उसको अपन पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली। उसके वहाँ पे क्या होता है, एलिवेशन हो जाएगा 6 से 10 mm। फिर उस टेस्ट को अपन छोड़ देंगे और आफ्टर 48 से 72 आवर्स के बाद में अपन चेक करेंगे। अगर उसके अंदर लोकलाइज रिएक्शन प्रेजेंट हुई तो इसका मतलब पेशेंट क्या है, पॉजिटिव है फॉर दैट टेस्ट, और इसका मतलब पेशेंट को क्या हुआ, डिजीज़ है। उसके बाद में अपन इसका मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपने एंटी ट्यूबरकुलर ATT ड्रग्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वही होती है प्राइमरी, तो जिसके अंदर आइसोनाजाइड, रिफाम्सिन, इथाम्ब्यूटल, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स आती है। फिर आती है सेकेंडरी ड्रग्स के अंदर कैप्रोमाइसिन, केनामाइसिन एंड साइक्लोसेरिन, ये सारी ड्रग्स प्रेजेंट रहती है। फिर नेक्स्ट आता है कि ये सारे जो ATT है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, जिसके अंदर अपन डॉट्स जो होती है वो थेरेपी भी अपन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट, शॉर्ट थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता होती तो ये ड्रग्स ही है, लेकिन अगर इस ड्रग्स को अपन मिस कर देते हैं तो क्या होता है, ट्रीटमेंट अधूरा रह जाता है और फिर इसके चांसेस रहते हैं रिकरेंट होने के, इसलिए इसको एकदम डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी के अंदर दी जाती है। फिर आता है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले अपन असेसमेंट करेंगे, उसका एंजाइटी लेवल, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, न्यूट्रिशनल लेवल, सेल केयर कैपेसिटी और एजुकेशन लेवल देखेंगे। फिर इसके डायग्नोसिस आ जाएंगे, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू द मॉल न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट आता है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे स्पूटम बनेगा, ब्लडी थिकनेस बनेंगी, जिसकी वजह से एयरवे क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर आएगा, आपने टीबी के पेशेंट में देखा एकदम पतले से होते हैं, क्योंकि उन्हें भूख ही नहीं लगती है, उनका इन्फेक्शन की वजह से मलेज फटीक रहता है, तो इस वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रहेगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जो कि पुअर एपेटाइट, फटीक एंड प्रोडक्टिव कफ की वजह से होता है। और लास्ट होता है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज। अपनी नेक्स्ट डिजीज है लंग एब्सेस। लंग्स एब्सेस क्या होता है कि अब लंग्स है तो लंग्स की डिजीज़ है, और एब्सेस मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन है, एक्लुमिनेशन ऑफ पस या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़ एंड जो कि कॉम्प्लिकेशन होती है टीबी की और न्यूमोनिया की मेनली। अब क्या होता है, लंग्स एब्सेस क्या होती है, एक लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस कॉज बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन अ लोकलाइज एरिया ऑफ लंग्स में। मतलब 3 चीज़ें, एक तो पस का क्या होगा, कलेक्शन होगा, किसकी वजह से होगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से, जो कि लोकलाइज एरिया होगा लंग्स के अंदर वहाँ पे। फिर आता है कि इट मेक्स बाय द नेक्रोसिस ऑफ लंग्स, जो ये कैविटीज़ बनाता है, जो कि क्या होते हैं, नेक्रोसिस, लंग्स के टिश्यूज़ का क्या होता है, नेक्रोसिस होने लग जाता है, उधर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, इस वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा और कैविटीज़ बना लेंगे और वो एक लोकलाइज कलेक्शन बन जाएगा पस का। फिर नेक्स्ट आता है जनरली एक्सपीरेशन में क्या होता है, अनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से, एक्सपीरेशन की वजह से होता है। इट इज़ मैनिफेस्टेड दैट द रेडियोग्राफिकली एज अ कैविटी विथ अ एयर फ्लूइड, जो भी एयर फ्लूइड है वो रेडियोग्राफिकली मैनिफेस्टेड रहती है।
फिर नेक्स्ट आता है इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो वही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्टेप्टोकोकस ओरियस। फिर ग्राम नेगेटिव के अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सुडोमोनास, अनारोबिक बैक्टीरिया। फिर वायरल में इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस। एंड फंगस के अंदर कैनिडियासिस होता है, एंड माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोआ इन एड्स। फिर नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या ईटियोलॉजी रहती है, जैसे पेरीडोंटल सेप्सिस हो जाए, पैरानेसल साइनस हो जाए, जो पैरानेसल साइनस होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए। फिर आते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ स्वेलिंग या फिर GERDO या मेलिग्नेंसी हो जाए, ये सारे रिलेटेड होती है। और एक अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, स्टेज होती है। अर्ली स्टेज के अंदर तो एब्सेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, लोकलाइज न्यूमोनिया की तरह रहेगा। लेकिन आफ्टर जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ती है उसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई और अनट्रीटेड रहता है तो नेक्रोसिस अकर हो जाता है, तब ये लंग एब्सेस के अंदर चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसकी रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर के अंदर यही है कि अल्कोहल रहेगा, सीजर्स डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, ड्रग ओवरडोज, कार्डियो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। और लंग एब्सेस मेनली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड में रहता है कि एब्सेस इज हेल्थी, एब्सेस किसमें होगा, हेल्थी पेशेंट में होगा जिसके अंदर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन होगा। और वही सेकेंडरी होता है कि एब्सेस प्रेजेंट है जो ब्रोंकोजेनिक नियोप्लाज्म में इसने इफेक्ट किया है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर रहेगा। फिर आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ट्रैवल किया लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर गए तो उन्होंने क्या किया, आगे जाके एल्वोलाई में गए और वहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन कर दिया। अब एब्सेस क्या रहे, अनकैप्सुलेटेड रहा जिसने एक फाइब्रस टिश्यू बना लिया। फिर लंग्स एक्सटेंड हुआ ब्रोंकस तक और उन्होंने क्या किया, वहाँ के टिश्यूज़ को क्या कर दिया, नेक्रोसिस कर दिया, जिसकी वजह से हीमोस्टैसिस जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं लंग एब्सेस के वो आ गए। इसका मतलब कि लंग एब्सेस हो गया। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है कि प्रूलन स्पूटम हुआ, वही रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हेमोस्टेसिस हुआ, प्लूराइटिक पेन, चिल्स, फीवर, क्लबिंग क्योंकि ऑक्सीजन का वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाएगा जिसकी वजह से क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन इपिडिमा हो सकता है और ब्रोंकोप्यूरल फिस्टुला ये हो सकता है। और फिस्टुला मतलब क्या होता है, दो ट्यूब्स के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन जब हो जाता है उसे कहता है फिस्टुला, और जो कि जो ब्रोंकस एंड प्लूरा के बीच में हो जाए। और इपिडिमा क्या होता है, थिक प्लूरेंट फ्लूइड होता है जो प्यूरल स्पेस के अंदर प्रेजेंट हो। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसका मैनेजमेंट। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ तो अपन इसके अंदर क्या देंगे, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी 6 से 8 वीक्स के लिए, जिसके अंदर क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन, साल्बेक्टा, कार्बोपेंटिन। फिर नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे, पोस्टरल ड्रेन में जो भी एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है लंग्स के अंदर उसको क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे। फिर ब्रोंको डायलेटर, अब जैसे ब्रोंकल कंजक्शन हो गए तो उनको डायलेट करेंगे जिसकी वजह से लंग्स क्या हो, फ्री हो सके एब्सेस से। और म्यूकोलाइटिक, जो भी म्यूकस फंसा है उसको म्यूकस का लाइसिस करने के लिए म्यूकोलाइटिक। फिर सर्जिकली इसके अंदर रेयरली करते हैं जिसके अंदर लोबेक्टोमी। अगर हेमोस्टेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है, तब उसे अपन करते हैं लोबेक्टोमी। फिर नर्सिंग केयर के अंदर इसको माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे, प्रोटीन रिच डाइट देंगे, प्रोवाइड एडवेटेड कंफर्ट एंड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। डायग्नोसिस इसके अंदर है, सबसे पहले प्लूराइटिक पेन रहेगा रिलेटेड टू कफिंग एंड लोकलाइज इंजरी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू स्पूटम प्रोडक्शन। थर्ड आएगा डेफिशिएंट नॉलेज और फोर्थ आएगा एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। आप इसमें हाइपरथर्मिया भी लिख सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन है, और इनइफेक्टिव ब्रीथिंग भी लिख सकते हैं रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ थिक सीक्रेशन इन लंग्स, अगर आप डेफिशिएंट नॉलेज और एंजाइटी नहीं लिखना चाहे तो। फिर नेक्स्ट आती है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ भी है जो एग्जाम्स में हर साल आती भी है मेनली, जिसके अपन देखते हैं COPD refers to the disease characterized by the air flow limitation that not fully reversible। COPD एक ऐसी डिजीज़ है, किसकी डिजीज़ है, एयर फ्लो की, मतलब कि एयर का क्या हुआ, वेंटिलेशन है, मतलब वेंटिलेशन प्रॉब्लम है। ये किसकी डिजीज़ हुई, वेंटिलेशन की डिजीज़ हुई, जिसकी वजह से एयर क्या प्रॉपरली एयर फ्लो नहीं हो रहा, लिमिट हो गया है, और जो कि फुली रिवर्सिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है COPD के अंदर इंक्लूड रहता है COPD के अंदर इंक्लूड रहता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। ये दो डिजीज़ मेनली इसके अंदर इंक्लूड रहती, पहले अस्थमा भी इंक्लूड रहती लेकिन अब नहीं है।
नेक्स्ट आता है ये कॉमनली प्रिवेंटिव एंड ट्रीटेबल डिजीज़ है कि अगर अपन को टाइम से पता चल जाए तो अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को अपन ब्लू ब्लॉटर्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, chronic inflammation of the mucous membrane of trachea and bronchus resulting in the hypersecretion of mucus swollen due to the viral infection। तीन चीज़ें हुई इसके अंदर। सबसे पहले क्या हुआ, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुई। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किसकी हुई, ट्रेकिया और ब्रोंकियल्स की म्यूकस मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इन्फ्लामेशन हुई तो हाइपर सिक्रेशन होगा म्यूकस का, और वो क्या हो गई, स्वॉलन हो गई, क्योंकि पहले से ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हुई। किसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन, और वो वायरल इन्फेक्शन को ना मिक्सो वायरस। इसके अंदर क्या होता है, ग्लोबुलर सेल्स जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इम्पेयर्ड हो जाती है सिलियरी फंक्शन, जिसकी वजह से म्यूकस का क्लियरेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, इसको अपन पिंक पफर्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पैथोलॉजिकल टर्म है दैट डिस्क्राइब एन एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर स्पेसेस बियॉन्ड द टर्मिकल बॉन्क्यूल्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वोलाई। इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, पैथोलॉजिकल टर्म है जिसके अंदर एबनॉर्मली डिस्टेंशन होगा एयर स्पेसेस का, जो एयर स्पेसेस वो डिस्टेंड हो जाएंगी बियॉन्ड द टर्मिकल ब्रोंक्यूल्स, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वॉल्स ऑफ एल्वोलाई, क्योंकि वो डिस्टेंड हुई है तो वॉल्स ऑफ एल्वोलाई के ऊपर इफेक्ट डालेगी और वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो कि ये भी क्या होती है, जो कि इम्पेयर करेगी ऑक्सीजन एक्सचेंज और CO2 एक्सचेंज में। ये भी कितनी, दो टाइप की होती है, पैन लोब्यूलर और सेंट्री लोब्यूलर। पैन लोब्यूलर क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होगी ब्रोंकियल एंड एल्वोलर डक्ट की, और वहीं सेंट्रल लोबिकल पैथोलॉजिकल चेंज इन द सेंटर ऑफ सेकेंडरी लोब्यूल्स के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है इसकी ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी इसकी एज सच तो कुछ है नहीं, बट हाँ हेरिडिटिकली इसमें अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है। और नेक्स्ट और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे स्मोकिंग हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, रिस्क फैक्टर में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जेनेटिक डिफेक्ट, स्मोकिंग, लिव इन सबस्टैंडर्ड हाउसिंग। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अपन देखते हैं। डेफिनेशन इज COPD इज अ लंग डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर फ्लो दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल ब्रीथिंग, कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड पुअर एयर फ्लो। जो अपन ने पहले देखी थी उसी के अंदर एयर फ्लो का लिमिटेशन हुआ, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर इफेक्ट हुआ, और जो कि क्या कर ब्रीथिंग प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ड्यू टू इक्टोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें इन्फ्लामेशन हुई ब्रोंकियल ट्यूबल्स में इन्फ्लामेशन हुई, तो जिसमें क्या हुआ, म्यूकस सीक्रेशन बढ़ा, जिसमें स्वेलिंग हुई और एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ, जिन्होंने क्या किया, ब्रोंकियल की ट्यूबल्स को क्या किया, ब्लॉक कर दिया, और फिर उसने क्या किया, ब्रोंकाइटिस किया। और अगर ब्रोंकाइटिस लंबे समय तक रहेगा तो एल्वियोलर वॉल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से एम्फाइसीमा हो जाएगा। और जब ये दोनों डिजीज मिल जाएगी तब क्या हो जाएगा, COPD। फिर नेक्स्ट आता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आ गया डिप्सनिया, वीजिंग, डिस्कम्फर्ट, प्रोडक्शन ऑफ कफ, बैरल चेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बैरल चेस्ट एंड वीजिंग, और इडिमा इन एंकल, क्लबिंग, चेस्ट टाइटनेस, साइनोसिस अराउंड लिप्स, एक्सेसिव एक्सरसाइज की एक्सरसाइज टॉलरेंस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर नेक्स्ट आता है इसके डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन इसमें आ जाता है सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर ABG करेंगे, आर्टर ब्लड गैस की कितनी ऑक्सीजनेशन है लंग टिश्यूज़ के अंदर। फिर PFT करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन ऑफ टेस्ट, जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है एकोकार्डियोग्राम करेंगे, स्पूटम टेस्ट करेंगे, स्पायरोमेट्री करेंगे, एयर के ऑब्स्ट्रक्शन को इवेल्युएट करने के लिए चेस्ट एक्सरे करेंगे, जिसमें जो डायफ्राम होगा वो फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर नॉर्मल ब्रीथिंग भी अच्छे से नहीं होगी। और ब्लड टेस्ट करेंगे जिसके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो कम होगा। फिर नेक्स्ट आता है इसका मैनेजमेंट के लिए इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वेंटिलेशन क्या होना चाहिए, इम्प्रूव्ड होना चाहिए, अपन ये इम्प्रूव करेंगे। फिर प्रमोट हेल्थ मेंटेनेंस, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशंस। फिर नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर अपन क्या करना, अपन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम के अंदर जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर मेनली सेम ड्रग्स रहती है, वही ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे क्योंकि ब्रोंकल्स हो गए, कंजक्शन हो गए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे इन्फ्लामेशन के लिए, इन्फ्लामेशन को रिमूव करने के लिए। फिर मिथाइलजेंथिन्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन को कम करने के लिए।
फिर नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एंड फिर नेक्स्ट आता है इसकी सर्जरी। अब सर्जरी के लिए अपन करते हैं 3 सर्जरी। सबसे पहले बुलेक्टोमी करेंगे, जो भी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रेजेंट हुई थी ड्यू टू द एम्फाइसीमा, उसको क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे, जो लंग्स के फंक्शन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। फिर आता है लंग वॉल्यूम रिडक्शन थेरेपी, जो रिमूवर एपिमाइटस लंग्स जो है उनको रिमूव करेंगे, और जो कि डिजीज़ को क्योर नहीं करेगा, बट एक ये एक ये प्रोफाइलेक्टिक या फिर एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसप्लांटेशन। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे पहले आएगा इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू द क्रॉनिक इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिन, क्योंकि गैस से एक्सचेंज नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई भी इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिन की वजह से। फिर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड इनइफेक्टिव कफ, और इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न हो जाएगा रिलेटेड टू द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, म्यूकस एंड ब्रोंको कंजक्शन। और इसके अंदर लास्ट हो जाएगा नॉलेज डेफिशिएंट। फिर अपनी